Hello and welcome. This is the chapter number 2 of class 8 साइंस। तो ये बेसिकली वीडियो जो है इसकी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस की है और चैप्टर की वीडियो उसके बाद आएगी, तो आप देख लेना। तो उसके सॉल्यूशंस की वीडियो में सारे क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस को एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन, पेज नंबर 21 पे दिए हुए हैं इसके। पहला क्वेश्चन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ। तो उसका आंसर है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस चीज की मदद से देखे जा सकते हैं, वो है माइक्रोस्कोप। ब्लू ग्रीन एल्गे फिक्स। ब्लू ग्रीन एल्गे जो है क्या फिक्स करते हैं, वो नाइट्रोजन साइकिल है, जो नाइट्रोजन है ना एटमॉस्फेयर के अंदर, उसको फिक्स करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू एनहेंस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। और उसकी वजह से क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी, जो पिछले चैप्टर में पढ़ा था क्रॉप प्रोडक्शन में, तो सॉइल की फर्टिलिटी नाइट्रोजन की वजह से, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन की वजह से बढ़ती है। तो ब्लू ग्रीन एल्गे का हेल्प क्या, मतलब रोल है कि वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। एल्कोहल इज अ प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ। एल्कोहल जो है प्रोडक्ट है वो किसकी मदद से बनता है, तो वो बनता है ईस्ट की मदद से। और ब्रेड भी जो है ईस्ट की मदद से ही बनती है, जो ब्रेड हम रोजाना खाते हैं वो भी ऑल्सो मेड अप ऑफ विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। कॉलेरा इज कॉज्ड बाय। कॉलेरा किसकी वजह से होता है, ये तो चैप्टर में है, अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो पता होगा कि कॉलेरा जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। ईस्ट किस में यूज होता है, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था शुगर, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑक्सीजन। तो इसका आंसर देखो नीचे दिया हुआ है, ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। जो ऊपर भी एक फिल इन द ब्लैंक्स में भी दिया हुआ था और सेम क्वेश्चन नीचे टिक द मार्क में भी दिया हुआ है। द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। कौन से इनमें से एंटीबायोटिक है, सोडियम बाइकार्बोनेट वो नहीं होती, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल और ईस्ट। ईस्ट अलग है और ईस्ट की वजह से अल्कोहल बनता है, तो ये दोनों तो एंटीबायोटिक नहीं होंगी। बचे दो ऑप्शन, सोडियम बाइकार्बोनेट और स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है क्या होती है, एंटीबायोटिक होती है। ज्यादातर माइसिन जो होती है या एमोक्सिसिलिन जो होती है वो क्या होती है, एंटीबायोटिक कहलाती है। कैरियर ऑफ मलेरिया। मलेरिया किसकी वजह से होता है, तो ऑप्शन दिए हुए कॉकरोच, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई या फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटो, यानी फीमेल मॉस्किटो की वजह से होता है। तो मलेरिया बेसिकली किसकी वजह से होता है, फीमेल मॉस्किटो की वजह से होता है। इसका आंसर इस पे टिक लगा हुआ है। द मोस्ट कॉमन कैरियर कम्युनिकेबल डिजीज। सबसे आसान या सबसे कॉमनली अगर कोई कम्युनिकेबल डिसीज है जो एक दूसरे के छूने से फैलती है, ठीक है ना, तो ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या ऐसा कौन सा इंसेक्ट है जो बहुत आसानी से कम्युनिकेबल डिसीज को एक जगह से दूसरी जगह फैला सकता है, तो आंट यानी चीटी, चीटियां नहीं है। दूसरे ड्रैगन फ्लाई वो तो बहुत कम देखने को मिलती है। स्पाइडर, स्पाइडर भी होती है घर में बट इतने ज्यादा वो आपको नहीं देखने को मिलेगी। सबसे जो कॉमन है उसमें इसका आंसर भी हाउस फ्लाई, या जिसे आप मक्खी बोलते हो। तो मक्खी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, वो आपके लिए हार्मफुल नहीं होती क्योंकि वो आपको काटती नहीं है, कुछ नहीं करती, बट वो क्या करती है, कहीं से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी छोटे छोटे कीटाणु उठा के, अगर आपका खाना खुला रखा है तो उसके ऊपर बैठ जाएगी और उसके ऊपर भी सप्लाई कर देगी उस चीज को। ठीक है, सो नेक्स्ट है द ब्रीड द ब्रेड और इडली डो राइजेस बिकॉज। ब्रेड और इडली डो किसकी वजह से राइज करते हैं, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था कि ब्रेड किसकी हेल्प से बनती है, ईस्ट की हेल्प से बनती है, और अल्कोहल भी किसकी हेल्प से बनती है, ईस्ट की हेल्प से बनती है। तो उसमें ऑप्शन में दिया हुआ है ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल, यानी ईस्ट के जो सेल है वो ग्रो कर जाते हैं, ग्रोथ करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, ब्रेड और इडली डो जो है वो राइज करता है। राइज मतलब फूल जाता है, ऐसा हो जाता है बॉल की तरह, हवा भर गई जैसे उसके अंदर। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन शुगर इनटू अल्कोहल। जो शुगर प्रोसेस जो है, फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है उसी को बोला जाता है शुगर से अल्कोहल बनाना। ठीक है ना, जो गन्ना होता है उसके अंदर जो शुगर होती है वही तो बाद में, या अंगूर के अंदर जो शुगर होती है वही तो बाद में फर्मेंटेशन की प्रोसेस से क्या करती है, अल्कोहल बनती है। तो इसमें दिया हुआ है कि फर्मेंटेशन वो प्रोसेस है जिसकी वजह से शुगर जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, दैट विल कन्वर्ट इनटू अल्कोहल। तो नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। तो उसमें कुछ साइड में मैच द फॉलोइंग दिए हुए, बैक्टीरिया, राइजोम, लैक्टोबैसिलस, ईस्ट, प्रोटोजोआ, वायरस। तो इसके आंसर दिए हुए, बैक्टीरिया से क्या होता है, बैक्टीरिया से भी ऊपर पढ़ा था, कॉलेरा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया से कॉलेरा होगा। ठीक है, इसके दोनों के आंसर सेम ही। राइजोम, राइजोबियम जो हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था क्रॉप प्रोडक्शन वाले में, उसको फार्मर का फ्रेंड भी बोला जाता था। क्यों, क्योंकि वो क्या करता था, फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन, फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन। और इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि ब्लू ग्रीन एल्गे भी क्या करती है, नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए हेल्प करती है। तो ये दोनों के दोनों अगर आ सकते हैं, ऑप्शन में भी आ जाते हैं, तो आप लगा सकते हो राइजोम या ब्लू ग्रीन एल्गे, दोनों में से कोई भी अगर आता है तो आप उसको टिक कर सकते हो।
लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस किस लिए होता है? सेटिंग ऑफ कर्ड। जब आप दही बनाते हो ना, तो वो दही बनता ही उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं हो तो आपका वो जो दही जो है वो बनेगा ही नहीं। ठीक है। नेक्स्ट इज ईस्ट। ईस्ट के भी हमने अभी दो एग्जांपल पढ़े, एक तो इडली और ब्रेड का डो, ठीक है, और दूसरा अल्कोहल। तो अगर इसमें तो अभी फिलहाल मेकिंग ऑफ ब्रेड दिया हुआ है, तो आप मेकिंग ऑफ ब्रेड में डाल सकते हो, ठीक है, कि ब्रेड वाले ऑप्शन पे टिक लगा दोगे। बट अगर बेकिंग ऑफ ब्रेड की जगह अल्कोहल इसमें होता तो हम अल्कोहल वाले को भी टिक लगाते, क्योंकि वो बहुत दोनों जो है वो सही है। अब प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से क्या होता है? मलेरिया होता है। और हमने पढ़ा था मलेरिया किसकी वजह से होता है? फीमेल मॉस्किटो की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? फीमेल मॉस्किटो की वजह से। तो हमें ये भी पता चल गया फीमेल मॉस्किटो का दूसरा टाइप है, या फीमेल मॉस्किटो जो है वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आती है? तो प्रोटोजोआ में आती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आ जाता है हम लिख देंगे। वायरस, वायरस से क्या होता है? कॉजिंग एड्स। इसमें एड्स और एचआईवी दोनों के बारे में बताया हुआ है चैप्टर में। तो एड्स अभी इसमें ऑप्शन में दिया है, तो हम एड्स पे टिक करेंगे। एड्स और एचआईवी अगर दोनों होता और नीचे बोथ ए एंड बी लिखा होता, तो हम बोथ ए एंड बी पर टिक करते। ठीक है ना। और अभी तो वायरस की वजह से, जैसे 2022 और 21 की जो जनरेशन ने देखा है, तो कोविड भी देखा है। तो कोविड अगर ऑप्शन में आ जाता, बाई चांस अगर पेपर बनाने वाले कोरोना वायरस भी लिख सकता है, तो वो कोविड भी वहां पे ऑप्शन में आपका आ जाएगा। ठीक है ना। Can microorganism be seen with naked eyes? If not, how can they be seen? क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप अपनी नॉर्मल आंखों से देख सकते हो? अगर नहीं तो कैसे देखा जाएगा? तो उसका आंसर नीचे लिखा हुआ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल टू बी सीन थ्रू नेक्ड आइज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, तो उन्हें नेक्ड आइज से आप नहीं देख सकते। दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप। आप उसको किससे देखोगे? या तो मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे या माइक्रोस्कोप से देखोगे। फॉर एग्जाम्पल, फंगस दैट ग्रो ऑन ब्रेड इज सो स्मॉल। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जो फंगस है, ब्रेड के ऊपर जो फंगस लग जाती है बहुत टाइम रखने के बाद, तो बहुत छोटी होती है। इट कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप। तो हम वो किसकी हेल्प से देख सकते हैं? या तो मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता भी है कि मेजर ग्रुप माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 5 या 6 या जो भी मेजर ग्रुप है वो कौन कौन से है। तो फर्स्ट मैंने लिखा हुआ है इसमें, देयर आर 5 मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। 5 माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेजर ग्रुप है, यानी 5 बड़े ग्रुप है। पहला है बैक्टीरिया, दूसरा फंगी, तीसरा प्रोटोजोआ, चौथा वायरस और पांचवा एल्गाई। तो बैक्टीरिया क्या होता है? दे आर सिंगल सेल्ड डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल्ड होते हैं बैक्टीरिया। ठीक है। दे कैन बी स्पाइरल और रॉड शेप, जो जैसे चैप्टर में बताया, या तो वो स्पाइरल होंगे, ठीक है ना, स्पाइरल होती है ना आपकी बुक्स के ऊपर चढ़ी हुई, जैसे डायरीज वगैरह अगर आप देखोगे तो साइड में स्पाइरल चढ़ी हुई होती है, ऐसे लिपटी हुई, तो स्पाइरल शेप में हो सकते हैं। या आप स्प्रिंग मान लो, स्प्रिंग भी स्पाइरल शेप में होती है। या रॉड शेप, रॉड शेप तो आप तो जानते हो, किसी भी रॉड, यानी कोई आयरन की रॉड वगैरह है उस शेप के हो सकते हैं। फंगई, फंगई दे आर मोस्टली मल्टी सेलुलर डिजीज कॉजिंग माइक्रोस्कोप। ये मल्टी सेलुलर डिजीज होते हैं जो माइक्रोब्स की वजह से होते हैं। ब्रेड मोल्ड्स आर कॉमन एग्जांपल ऑफ फंगई। ब्रेड के ऊपर जितनी भी वो लगती है काई, या वो फफूंदी कह सकते हैं उसे, वो लगती है, वो सारी की सारी फंगई ही बोली जाती है। ठीक है ना। तो ब्रेड के ऊपर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैठेगा उसको आप बैक्टीरिया नहीं बोलोगे, उसको आप फंगई बोलोगे। प्रोटोजोआ, दे मेनली इंक्लूड ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा, प्लाज्मोडियम एक्सेट्रा। दे आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। प्रोटोजोआ कौन से होते हैं? या तो अमीबिया वगैरह, प्लाज्मोडियम वगैरह होते हैं। वो यूनिसेलुलर यानी एक सेल वाले तो अमीबा हो गए, बैक्टीरिया हो गए, और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। तो हमें यहाँ पे अभी अगर प्रोटोजोआ की बात करें तो प्रोटोजोआ के अंदर क्या आएगा? यूनिसेलुलर में अमीबा आएगा। और प्रोटोजोआ ही अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल पढ़ा था, फीमेल मॉस्किटो इज ऑल्सो प्रोटोजोआ। तो फीमेल मॉस्किटो किसके अंदर आएगी? मल्टी सेलुलर के अंदर आएगी, यानी उसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। ठीक है। वायरस, viruses are disease causing microbes that reproduce only inside the host organism। वायरस एक ऐसा माइक्रोब्स होते हैं, यानी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो होस्ट के अंदर जाने के बाद ही काम करना शुरू करते हैं। होस्ट यानी फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी है, जब तक वायरस एटमॉस्फेयर में है तब तक तो वायरस काम नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही वो आपकी बॉडी में एंटर करेगा तुरंत वो वर्किंग में आ जाएगा। जब तक वो बाहर एटमॉस्फेयर में पड़ा है तब तक वो डेड है, यानी वो डेड की तरह काम करेगा, जैसे वो मरा हुआ हो। लेकिन जैसे ही वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाएगा या उसके कांटेक्ट में आएगा,
तो तुरंत वो क्या करना शुरू कर देगा, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह काम करना शुरू कर देगा। ठीक है ना, होस्ट ऑर्गेनिज्म वही होते हैं। एल्गाई दे इंक्लूड मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म सच एज स्पाइगुरा। ठीक है ना, तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं और ये ज्यादातर एल्गाई वगैरह आपको वहीं देखने को मिलेगी जहां पानी वगैरह हो जाता है ना, वहां पे काई जम जाती ग्रीन ग्रीन कलर की, दैट इज कॉल्ड एल्गाई। ठीक है ना, तो वो आपको वहां देखने को मिलेगी। नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। तो आसान है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो अभी हमने पहले पढ़ा था, बैक्टीरिया में अगर देखा जाए तो वो राइजोबियम है, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा और इस चैप्टर में पढ़ा। तो बैक्टीरिया सच एज राइजोबियम एंड सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गाई, जो हमने ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स में पढ़ा, प्रेजेंट इन द सॉइल कैन फिक्स नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजेबल नाइट्रोजन कंपाउंड। तो वो क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है उस नाइट्रोजन में जिसको हम यूज कर सकते हैं। जो डायरेक्ट नाइट्रोजन है उसको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, यानी उसको लेता है और उसको क्या करता है, कन्वर्ट करके वापस से हमारे यूज के अकॉर्डिंग उसे चेंज कर देता है। These nitrogenous compound can be easily utilized by plants for synthesis of plant protein other compound। ठीक है ना, वो किस लिए यूज होते हैं, और ये सारे के सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसके लिए करते हैं, नाइट्रोजन वगैरह ये सब चीजें वो सॉइल में जाता है और सॉइल से जो है प्लांट्स क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सॉइल के अंदर चला जाएगा। सॉइल क्या करेगा, वो सारी की सारी जो प्लांट्स है वो वहां से उसके न्यूट्रिएंट्स को खींचना शुरू कर देगा। जब वो वहां से उसको खींचेगा तो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन जो उसके अंदर थी वो भी उस प्लांट के अंदर चली जाएगी। ठीक है ना, और भी जो कंपाउंड प्लांट्स को चाहिए वो सारे के सारे वो कहां से लेते, थ्रू सॉइल, है ना, मिट्टी की मदद से ले लेते। राइट 10 लाइन्स ऑन यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ। आप 10 लाइनें लिखिए ऐसी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारी लाइफ में यूजफुल है। तो हम देखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल टू बी सीन थ्रू नेक्ड आइज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे ऊपर पढ़ा था कि इतने छोटे होते हैं कि नेक्ड आइज से नहीं देखा जा सकता। हाउएवर, हालांकि दे आर वाइटल टू प्लांट्स एंड द एनवायरनमेंट, वो हमारे लिए मददगार होते हैं, कोई हेल्प भी तो करते हैं वो हमारी। पहला, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पहला पॉइंट अगर हम देखें तो लिखा है दे आर यूज्ड इन वाइन मेकिंग, वो वाइन बनाने के काम आते हैं, बेकिंग, ब्रेड बनाने के, पिकलिंग एंड अदर फूड मेकिंग प्रोसेस, और बहुत सारे फूड प्रोसेसेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हेल्प हमें लेनी पड़ती है। ठीक है ना, ब्रेड बनाना है, वाइन बनानी है। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन बाय ईस्ट, एल्कोहल किससे बनेगी, ईस्ट की मदद से, तो ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प ही हो गई। वाइडली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ वाइन एंड ब्रेड, अ बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, और दही बनाने के लिए भी हमें एक बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, तो वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है जो कि क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो अब तक हमें तीन चीजें पता चली, पहला वाइन बनाने के लिए हमें यूज हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दूसरा अल्कोहल बनाने के लिए, तीसरा ब्रेड बनाने के लिए, एंड फोर्थ वन इज दही बनाने यानी कर्ड बनाने के लिए। माइक्रोब्स आर यूज टू रिड्यूस पॉल्यूशन, और माइक्रोब्स को किस लिए यूज करा जाता है, पॉल्यूशन को कम करने में भी वो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डीकम्पोजर सच एज बैक्टीरिया, फंगाई ब्रेक डाउन डेड बॉडीज एंड एक्सेट्रा टू फॉर्म इनऑर्गेनिक कंपाउंड विच कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय प्लांट्स। अब अगर जहां कहीं प्लांट वगैरह या कोई एनिमल या लिविंग बींग्स जो है वो डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है ना, जहां तक इंसान नहीं पहुंच सकता, तो वो क्या करते हैं, वो मिट्टी के अंदर दब गए। अब दबने के बाद क्या करते हैं, जो मिट्टी में माइक्रोब्स है यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो उन्हें खाना शुरू करेंगे, ताकि वो खाने के बाद उन सबको कहाँ पे, उसी मिट्टी के अंदर दफना दे। ठीक है ना, या उसी मिट्टी के अंदर उन्हें वापस से रिसाइकिल कर देते हैं, उसके अंदर ही डाल देते हैं वो लोग। आप डेड बॉडी लो, डेड बॉडी को अगर आप दबा दोगे किसी चीज में, कुछ टाइम बाद देखोगे तो वहां पे वो डेड बॉडी नहीं होगी। तो वो डेड बॉडी कहीं गई नहीं है, एक्चुअली में जो उसके अंदर मिट्टी के अंदर माइक्रोब्स थे या माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, उन्होंने उसे खाया और वो सारा का सारा न्यूट्रिएंट बना के उन्होंने क्या करा, सॉइल में छोड़ दिया, और वो न्यूट्रिएंट वापस से प्लांट्स ने एब्सॉर्ब कर लिया। तो अभी तक 6-7 एग्जांपल्स हमें मिल गए कि कौन कौन से कैसे कैसे यूज करते हो। दे आर यूज टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, वेरी गुड। राइजोबियम जो है, जो बैक्टीरिया है, जो फ्रेंड ऑफ फार्मर भी जिसे बोला जाता है, वो क्या करता है, इंक्रीज करता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा देता है। पढ़ा है हमने कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए काम आता है। और दूसरा, नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी तो काम आता है वो हमारे, भाई जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करने के लिए भी तो काम आता है। ब्लू ग्रीन एल्गे भी तो काम आती है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, तो दे आर ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो भी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, हेल्पफुल है हमारे लिए। माइक्रोब्स ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, और माइक्रोब्स का यूज भी हम किस लिए करते हैं, मेडिसिन बनाने के लिए भी यूज करते हैं।
जो मेडिसिन माइक्रोब्स की वजह से बनेंगी दे आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, ठीक है ना। एंटीबायोटिक्स ऐसी मेडिसिन है जिसके बारे में अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है ना। स्ट्रेप्टोमाइसिन जिसे बोला जाता है वो एंटीबायोटिक ही है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो अभी टिक द करेक्ट में दिया हुआ था वो एंटीबायोटिक ही है। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू किल बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोमाइसिन फॉर एग्जांपल इज एन एंटीबायोटिक, और उसमें लिखा हुआ भी है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है, एक तरीके की एंटीबायोटिक है जो किस लिए यूज होती है, वो उनके जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए, ठीक है। जब आपको टाइफाइड वगैरह या ज्यादा खांसी वगैरह या ट्यूबरकुलोसिस वगैरह हो जाता है, ठीक है, टीबी वगैरह, तो उनके एंटी यानी जो उनको मार सके ऐसे माइक्रोब्स आपके बॉडी में डाले जाते हैं उन दवाइयों के थ्रू, ताकि वो क्या करे, उनके सेल्स को मार के आपको वापस से हेल्दी बना दे, ठीक है ना। सो सर्टेन माइक्रोब्स आर यूज्ड इन द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एक्शन, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करा जाता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स में, यानी पेड़ पौधों के लिए या और भी, ठीक है, या सीवेज वगैरह में, ड्रेनेज सिस्टम वगैरह में भी यूज करा जाता है ताकि ड्रेनेज सिस्टम जो है आराम से चलता रहे। तो ये 7 8 10 पॉइंट है, ठीक है, इनको आप लिख लेना, बाकी आपको बता दिए। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्म्स कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटा सा एक पैराग्राफ लिखो। अब ऊपर वाले में तो ये था कि उन्होंने हमारी क्या मदद करी, और अब लिखना है कि उनकी वजह से हमें क्या नुकसान भी हो सकता है। तो नुकसान भी है, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हार्मफुल इफेक्ट क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन कॉज डिजीज इन एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जानवरों में बीमारियां पैदा करते हैं, फॉर एग्जांपल इन ह्यूमंस। बैक्टीरिया कॉज डिजीज सच एज ट्यूबरकुलोसिस, और इंसानों में भी बीमारियां पैदा करते हैं। तो अगर कोई बैक्टीरिया है ट्यूबरकुलोसिस का, ट्यूबरकुलोसिस इज अ डिजीज, ठीक है ना, वो तो एक बीमारी है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया हमारी हेल्प भी कर रहा था, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला बैक्टीरिया हमारे लिए नुकसानदायक भी है, लेकिन वो दोनों अलग अलग है। इसलिए इस चैप्टर का नाम फो एंड फ्रेंड रखा है। फो मतलब दुश्मन एंड फ्रेंड मतलब दोस्त। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दोस्त भी हैं, हमारे लिए हेल्प भी करते हैं, एंड दुश्मन भी है, और हमारे लिए नुकसान भी है, नुकसानदायक भी है। तो लिखा है बैक्टीरिया कॉजेज डिजीज सच एज ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, कॉलेरा, टाइफाइड एक्सेट्रा। इन कैटल द फुट एंड माउथ डिजीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस, और कैटल्स वगैरह जो होती हैं, जो गाय के बछड़े वगैरह होते हैं, उनके पैर में और मुंह में जो डिजीजेस हो जाती है वो वायरस की वजह से हो जाती है। ऑल्सो सेवरल माइक्रोब्स कॉज डिजीज इन प्लांट, कुछ माइक्रोब्स प्लांट्स के अंदर भी डिजीजेस पैदा कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल द प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हीट, ऑरेंज, एप्पल एक्सेट्रा, जिसकी वजह से आप देखोगे जो प्रोडक्टिविटी है ना व्हीट की, ऑरेंज की, एप्पल की, आप अगर देखोगे तो उसके अंदर ना वो खोखला हो जाएगा, यानी अंदर से खोखला खा चुका होगा माइक्रोब्स को। अगर उसके अंदर माइक्रोब्स पैदा हो गए, या चने वगैरह में आपने देखा होगा, तो वो ना पाउडर की तरह हो जाते हैं। बाहर से शेप उनकी वैसी रहती है, बट अंदर से वो कैसे हो जाएंगे, खोखले हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने क्या करा, खा लिया। तो नुकसान ही हो गया एक तरीके से, हमारी पूरी फसल को उसने क्या कर दिया, खराब कर दिया। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, सर्टेन माइक्रोब्स ऑन एंटरिंग आवर बॉडी प्रोड्यूसेस टॉक्सिक सब्सटेंस, कुछ माइक्रोब्स आपकी बॉडी में जाने के बाद टॉक्सिक सब्सटेंस भी प्रोड्यूस कर देते हैं। टॉक्सिक यानी जानलेवा या हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, वो आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो जाएंगे। वो ऐसा कब होगा, जैसे मान लीजिए आपने क्या करा, अब कुछ बर्गर वगैरह खाने गए, और बर्गर का जो बंद था वो हो सकता है बासी हो, आपने चेक नहीं करा, उस पर बहुत थोड़ी सी फंगई वगैरह लगी हुई थी, ठीक है, तो आपने क्या करा, लिया उसे और ऐसे ही खा लिया। अगर आपने खा लिया और आपकी बॉडी में चला गया, तो कहीं ना कहीं आपको जो है फूड पॉइजनिंग वगैरह हो सकती है, वॉमिटिंग लग सकती है, लूज मोशंस वगैरह लग सकते हैं, या ज्यादा से ज्यादा अगर तबीयत खराब हुई तो आप डायरेक्टली मतलब हॉस्पिटल में एडमिट होने की भी नौबत आ जाएगी। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, हेल्प तो कर रहे हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाना पचाने में मदद करते हैं, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर खराब कर दे खाने को, तो बॉडी में जाने के बाद बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाते हैं। दीज लेड टू फूड पॉइजनिंग, लिखा हुआ है भी है इसमें कि इसकी वजह से क्या होता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, यानी खाना जहर की तरह बन जाता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज फंगस स्पॉइल आवर फूड, फॉर एग्जांपल ब्रेड व्हेन लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट conditions get spoiled by fungus producing a white cotton like growth on the bread। आप देखोगे कि ब्रेड के ऊपर जो है ना व्हाइट कॉटन जैसी एक धारी सी बनने लग जाएगी, इसका मतलब उसके ऊपर फंगस लग गई है। आपको उसे नहीं खाना चाहिए अगर ऐसा है, ठीक है ना। और आप जब भी कभी बर्गर या ब्रेड जैसी कोई चीज खाने जाओ, ठीक है, ब्रेड है, पिज्जा है, डो है, कोई भी चीज खाने जाओ, तो उसको देख लो कि वो बासी ना हो। फ्रेश होगी तो बिल्कुल सॉफ्ट होगी, और बासी होगी तो वो हार्ड होने लग जाएगी थोड़ी सी। तो अगर वो जरा ज्यादा हार्ड है तो आप उसको ना खाओ, ठीक है ना। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, अब ये दोनों चीजें तो होगी, तो अब देखते हैं एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाई क्यों है, जरूरत क्या है। व्हाट प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स, हमें क्या क्या प्रिकॉशंस यानी ध्यान रखना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए
एंटीबायोटिक्स खाते थे। Antibiotics are medicine produced by certain microorganism to kill other disease causing microorganism। एंटीबायोटिक भी क्या होती है, वो वाली मेडिसिन होती है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए बनाई जाती है। These medicines are commonly obtained from bacteria and fungi। ये मेडिसिन ज्यादातर किसकी वजह से बनती है, या तो बैक्टीरिया या फंगी की मदद से बनती है, ठीक है ना। तो ये भी एक तरीके का क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक्स किसकी मदद से बनेंगी, तो आपको पता है बैक्टीरिया और फंगी दोनों की मदद से बनेंगी। कुछ नाम भी दिए हुए लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन, पेंसिलिन, ये सारी की सारी क्या एंटीबायोटिक्स है, ठीक है ना, जो आपके यूज में आती है। अब प्रिकॉशंस क्या होने चाहिए एंटीबायोटिक को लेते टाइम, एंटीबायोटिक शुड बी टेकन अंडर द सुपरविजन ऑफ अ वेल क्वालिफाइड डॉक्टर। हमेशा एंटीबायोटिक आप उसी वेल क्वालिफाइड डॉक्टर से लीजिए जिसको उसके बारे में पता हो, या जिसको पता हो कि उसके खाने से बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती है अगर आपने खाए तो आपकी सांस भी रुक सकती है, ठीक है ना, वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को जाम कर देती है। तो इस तरीके से आप खुद से कोई भी एंटीबायोटिक नहीं खाओगे, ठीक है ना। डॉक्टर कहता है तो उसे पता होगा, पूरा एक प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा वो, उसके बाद वो आपको कोई भी एंटीबायोटिक सजेस्ट करेगा। कोर्स इनटेक ऑफ एंटीबायोटिक शुड बी कंप्लीटेड एज पर द प्रिस्क्रिप्शन गिवन बाय द डॉक्टर। हाँ, अब ठीक है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास जाने के बाद आपने दवाई लिखवा ली एंटीबायोटिक, आप घर गए, आपने फॉर एग्जाम्पल आपके दुकान घर के सामने एक मेडिकल है कोने पे बना हुआ, आपने वहीं से ले लिया। अब लेने के बाद आपने वो दवाई खा ली, लेकिन उसके अंदर एक टाइम ड्यूरेशन भी होती है कि आपको दूसरी दवाई इतने टाइम बाद खानी है। अब ये नहीं कि अगर उसने 5 दिन की दवाई दे दी, तुमने सोचा 5 दिन कौन खाएगा, 5 दिन की दवाई एक साथ ही खा ली। तो कोर्स इनटेक यानी कैसे खानी है वो भी जरूरी है पता होना। सिर्फ डॉक्टर से एंटीबायोटिक लिखवाना जरूरी नहीं है, डॉक्टर ने जो टाइमिंग बताई है, जो उसके साथ परहेज बताया, जो प्रिकॉशंस बताए, उनको भी मतलब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम खाते टाइम हमें इन सब चीजों को भी ध्यान रखना चाहिए। एंटीबायोटिक शुड बी टेकन इन द राइट अमाउंट। अच्छा ठीक है, आप सही दवाई भी लिया है, सही टाइम से भी खा रहे हो, लेकिन सही अमाउंट में नहीं खा रहे तो भी गड़बड़ है। बोली थी पूरी खाने के लिए, आप खा रहे हो 2, या आप खा रहे हो आधी, या आप खा ही नहीं रहे। तो अगर आप सही अमाउंट में नहीं खाओगे तो भी आपकी बॉडी जो है क्या है, वो कहीं ना कहीं वर्किंग नहीं करेगी। A wrong dose of antibiotic makes the drug ineffective। अगर आपने रॉन्ग डोज खा ली तो इनइफेक्टिव हो जाएगी। चलो इनइफेक्टिव हो जाए कोई बात नहीं, आपकी बॉडी पे उसने काम नहीं करा, आप ठीक 2 दिन की जगह 10 दिन में हो गए जाके, वो ठीक है। लेकिन अगर ओवरडोज हो गई, ऑल्सो एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ ड्रग्स में किल द यूजफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर बॉडी। और अगर आपने फालतू खा ली तो जो आपकी बॉडी में अच्छे बैक्टीरिया थे ना, वो उन्हें भी मार देगा, जिसकी वजह से आप ठीक होने के बजाय और बीमार हो जाओगे, या कहीं ना कहीं आप उसे बोलते हो कि दवाई ने रिएक्शन कर दिया। तो वो रिएक्शन का मतलब यही है, जो आपकी बॉडी में यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे जो चाहिए थे, आपके ओवरडोज करने की वजह से, यानी ज्यादा मेडिसिन खाने की वजह से, या इनएडिकेट टाइम में यानी प्रॉपर टाइम में ना खाने की वजह से क्या हुआ, वो आपकी बॉडी पर और हार्मफुल हो गई एंटीबायोटिक। तो ध्यान रखना चाहिए हमें एंटीबायोटिक खाते टाइम कि डॉक्टर से लिखवाएं, डॉक्टर से उसकी डोज प्रॉपर पता होनी चाहिए, और डोज के साथ टाइमिंग पता होनी चाहिए कि किस किस टाइम में खानी है, प्लस उसके साथ जो प्रिकॉशंस है, यानी अगर आपको खांसी है तो जो जो प्रिकॉशंस है कि ठंडा पानी नहीं पीना, ठीक है, या चावल वगैरह वाले प्रोडक्ट नहीं खाने, या बाहर का कोई ऑयली प्रोडक्ट नहीं खाना, तो ये सब चीजों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ दवाई दवाई खा रहे हो और कह रहे हो ठीक नहीं हो रहे, तो सिर्फ दवाई दवाई खाने से आप ठीक नहीं हो। तो इस चैप्टर में इतना ही, इसके सारे हमने एक्सरसाइज कर लिए, सारे क्वेश्चन आंसर्स वगैरह हमने कर लिए, तो आप इसको देख लो, इसको पढ़ लो, इसको समझ लो, और थैंक यू, हैव अ नाइस डे।